हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय यादव आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने वर्दी बैच में। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है वो इतिहास की द्वितीय क्लास है और हमारा जो पहला चैप्टर है वह है 3 साम्राज्यों का काल। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। तो इन तीनों वंशों का चलिए हम डिटेल में एनालिसिस करते हुए इनके एक एक शासक और उसके शासनकाल और उसके शासनकाल में किए गए महान कार्यों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक उत्कर्षों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए, जो हमारा सबसे पहला जो राजवंश आता है या साम्राज्य आता है वो है पाल वंश। तो सबसे पहले चलिए हम पाल वंश के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। इनके पाल वंश में जो महत्वपूर्ण शासक रहे, जो इम्पॉर्टेंट रहे, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पाल वंश जो था, इसका जो संस्थापक है वो गोपाल था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इसका जो शासन काल रहा वो 750 ईस्वी से लेके 770 ईस्वी तक गोपाल का शासन रहा। इसने अपने शासन काल के दौरान में ओदंतपुरी मठ का निर्माण करवाया। इसकी जो सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ी उपलब्धि थी ये ओदंतपुरी मठ का निर्माण ही था। ओदंतपुरी मठ निर्माण के अलावा इसने जो बहुत सारे सामाजिक राहत कार्य किए, लेकिन वो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं अगला जो शासक। तो गोपाल के 770 ईस्वी में मृत्यु हो जाने पर, गोपाल का जब 770 ईस्वी में निधन हो गया तो उसका जो बेटा था, बड़ा बेटा धर्मपाल, जी हाँ दोस्तों, धर्मपाल, इसने शासन की बागडोर संभाली। और धर्मपाल ने 770 ईस्वी से लगा के 810 यानी कि 770 से 810 यानी कि लगभग 40 वर्षों तक इसने पाल वंश जो था, पाल साम्राज्य था, उस पर शासन किया। इसने गद्दी संभालते ही सबसे पहले जो था कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष, जी हाँ दोस्तों, कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष जो था उसमें इसने भाग लिया। इस संघर्ष में इस धर्मपाल के अलावा 2 और शासक हैं। इस बात अगर त्रिपक्षीय तो यानी कम से कम 3 शासकों का तो होना चाहिए उसमें शामिल। तो इस धर्मपाल के अलावा जो 2 शासक और थे वो थे इंद्रायुध और चक्रायुध। इंद्रायुध और चक्रायुध। तो इंद्रायुध और चक्रायुध में जैसे कन्नौज है तो इसको लेकर विवाद चल रहा था। इस पे वर्चस्व स्थापित करने का विवाद था इंद्रायुध और चक्रायुध के बीच में। शामिल हो गया के बीच में ये धर्मपाल भी इसमें शामिल हो गए। अब इस बंदे ने क्या किया, मतलब धर्मपाल ने क्या किया, इसने इंद्रायुध जो था इसको पराजित कर दिया और इसका इसने सपोर्ट किया और कन्नौज की गद्दी धर्मपाल के रहमो करम पर चक्रायुध, जी हाँ दोस्तों, चक्रायुध को मिल गई। तो सबसे पहले धर्मपाल ने पाल वंश या पाल साम्राज्य का शासन संभालते ही त्रिपक्षीय संघर्ष, जो कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष था, उसमें शामिल हुआ और उसने यहाँ पे इंद्रायुध को हराया। चक्रायुध का सपोर्ट करते हुए कन्नौज की जो गद्दी थी या जो कन्नौज का शासन था उसको भी अपने अंडर में ले लिया। उसके बाद इसने जो दूसरा इम्पॉर्टेंट काम किया वो इसने किया विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का इसने निर्माण कराया, जो इस समय आधुनिक भागलपुर बिहार में स्थित है। आधुनिक भागलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहाँ पर ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है। आज भी आप लोग जाके उसे अगर चाहें बेसिकली, या जो लोग बिहार साइड से हैं वो लोग देख सकते हैं। धर्मपाल के बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट शासक आता है पाल साम्राज्य का वो था देवपाल। देवपाल का जो शासन काल है वो 810 ईस्वी से लगा के 850 ईस्वी तक रहा। देवपाल का 810 ईस्वी से लगा के 850 यानी लगभग 40 वर्षों तक इसने भी शासन किया। 40 वर्षों तक लगभग इसने भी शासन किया। इसने अपने जीवन काल या शासन काल में जो सबसे इम्पोर्टेंट काम किया वो था मुंगेर, जी हाँ दोस्तों, मुंगेर को इसने अपनी राजधानी बनाई। और जो दूसरा काम, जो मतलब इसके जैसे होता है ना ब्लड रिलेशन, तो इसके जो ब्लड में था, अपने पिता की तरह ये भी विस्तारवादी नीति को जारी रखा। ये लगातार विस्तारवादी शासन करता रहा। दूसरे जो छोटे छोटे राज्य थे उन पे इसने कब्जा किया और उनको अपने अंडर में लेता गया। अब अगर सारे जो पाल वंश के शासक थे उनका हम ओवरव्यू लेके चलें कि आखिर इनकी जो शासन की नीति थी, कैसे ये शासन करते थे, तो वो था ये बौद्ध ज्ञान और विज्ञान और साथ में बौद्ध धर्म, इसका बहुत सम्मान करते थे। बौद्ध ज्ञान और विज्ञान का बहुत ही ज़्यादा सम्मान करते थे। और हम जो था महिपाल प्रथम जो एक शासक हुआ इनका,
उसको पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। महिपाल प्रथम, महिपाल प्रथम, इसके बारे में चर्चा हमने अपने पहले वीडियो में कर रखी, महिपाल प्रथम के बारे में। और इनका जो शासन था 988 से लेके 1038, 988 से 1038 ईस्वी तक रहा है। महिपाल प्रथम का जो शासन था 988 ईस्वी से लेके 1038 ईस्वी तक रहा है। और इसे मतलब महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। अब इसके बाद चलते हैं दोस्तों, अपना जो दूसरा साम्राज्य है गुर्जर प्रतिहार वंश, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए पाल वंश में इतना ही इंपॉर्टेंट था, बाकी जब हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे तो जो और ज़्यादा वन लाइनर या मल्टीपल चॉइस वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम अपनी टेस्ट सीरीज में आप लोगों को देते रहेंगे, वो भी बहुत जल्दी स्टार्ट की जाएगी। तो चलिए अब हम अगला जो साम्राज्य है उसके बारे में बात करते हैं। हमारा जो अगला साम्राज्य है वो है गुर्जर प्रतिहार वंश। तो बेसिकली जो गुर्जर या प्रतिहार शासक थे ये अपने आप को जो हमारे भगवान श्री राम हैं उनके छोटे भाई लक्ष्मण उनका वंशज मानते थे। ये जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे ये भगवान लक्ष्मण का अपने आप को वंशज मानते थे। और इस बात के जो सबूत हैं एक पुरातन पुस्तक है जिसका नाम है ग्वालियर प्रशस्त, यानी कि ग्वालियर प्रशस्त। ग्वालियर प्रशस्त में इस बात के हमको सबूत मिल जाते हैं कि जो ये गुर्जर प्रतिहार शासक थे, गुर्जर प्रतिहार शासक थे, ये अपने आप को भगवान लक्ष्मण का वंशज मानते थे या भगवान लक्ष्मण के वंश से संबंधित राजपूत अपने आप को मानते थे। तो चलिए अब देखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो था नागभट्ट प्रथम, और इसने शासन किया 730 से लेके, नागभट्ट प्रथम का जो शासन काल रहा वो 730 ईस्वी से लेके 756 ईस्वी तक रहा। नागभट्ट प्रथम का जो शासन काल रहा वो 730 ईस्वी से लेके 756 ईस्वी तक नागभट्ट प्रथम का शासन काल रहा। प्रतिहार वंश का जो अगला परम प्रतापी शासक था, जैसे नागभट्ट प्रथम ने तो गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना कर दी, कुछ दिन इसने शासन किया और उसके बाद ये निपट लिया। तो उसके बाद जो इस गुर्जर प्रतिहार वंश का परम प्रतापी या जो बेहतरीन शासक आता है उसका नाम था वत्सराज प्रथम। वत्सराज बेसिकली ये गुर्जर प्रतिहार वंश का चौथा शासक था। इसके पहले 3 और शासक रहे, उन 3 में एक शासक था नागभट्ट, और नागभट्ट और वत्सराज के बीच में 2 शासक और आए, वो इम्पोर्टेंट नहीं है तो उनको स्किप करते हुए चलते हैं। और ये जो वत्सराज प्रथम था, वत्सराज प्रथम को गुर्जर प्रतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने पाल शासक जो थे धर्मपाल उसको हरा दिया, मतलब वही धर्मपाल जिसने कन्नौज की गद्दी हथिया ली, और इस वत्सराज ने धर्मपाल, पाल वंश का जो शासक था धर्मपाल, उसको ही हरा दिया। ये इतना ज़्यादा ताकतवर था कि इसने धर्मपाल को हरा दिया। वत्सराज के समय में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो प्रारंभ हुआ था, मतलब वही त्रिपक्षीय संघर्ष जिसमें धर्मपाल विजेता हुआ, इसने चक्रायुध जो था उसको शासक बनाया, उसी धर्मपाल को जब ये कन्नौज का त्रिपक्षीय युद्ध शुरू हुआ था तो इस वत्सराज ने धर्मपाल को हरा दिया था। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग इसे चाहे नोट करते रखिएगा या ऐसे ही याद रखिएगा, वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। जो प्रतिहार वंश जो है, प्रतिहार वंश का जो महानतम शासक है वो मिहिर भोज को माना जाता है। तो प्रतिहार वंश का महानतम शासक है वो है मिहिर भोज जो था, इसका शासनकाल 836 ईस्वी से लगा के 885 ईस्वी तक माना जाता है। मिहिर भोज प्रतिहार वंश का अगला जो महानतम शासक है वो है मिहिर भोज। मिहिर भोज को प्रतिहार वंश का अगला परम प्रतापी या महत्वपूर्ण शासक माना जाता है। इसने
आदिवराह और विरुद्ध का जो उपाधि था वो धारण की। कौन सी? आदिवराह। आदिवराह और विरुद्ध, विरुद्ध, ये दो उपाधियां इस मिहिर भोज ने धारण की अपने ऊपर। जब ये शासक बना तो इसने आदिवराह और विरुद्ध ये दो उपाधियां अपने साथ धारण कर ली। बगदाद निवासी जो अल मसूरी था, अल मसूदी, अल मसूदी नाम का एक लेखक था, बगदाद का रहने वाला था। वो इसी की समय में, मिहिर भोज के समय में भारत आया हुआ था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिन्हें आप लोग नोट डाउन करते हुए चल सकते हैं। और ये जो मिहिर भोज था, इसको जो पराजित किया वो था राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय। कौन था? कृष्ण तृतीय। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने प्रतिहार शासक को अटैक करके या इस पे हमला करके या आक्रमण करके इसको पराजित किया। तो ये प्रतिहार वंश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिन पर आप अपनी नज़र बनाए रखें या उनको फैक्ट्स को नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। दोस्तों, ये जो चैप्टर हैं ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इनको हम सिर्फ एक ओवरव्यू के तौर पे पढ़ा रहे हैं। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। और चलिए देखते हैं हम अपना जो अगला राजवंश है वो है राष्ट्रकूट राजवंश। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके एक दो ही शासक हैं जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। राष्ट्रकूट, जी हाँ दोस्त, राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट जो साम्राज्य था इसका जो संस्थापक था वो था दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग। दंतिदुर्ग को राष्ट्रकूट साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इनका जो शासन काल रहा है वो रहा है 735 ईस्वी से लगा के 756 ईस्वी तक। 735 से 756, यानी कि ये गोपाल जो था और नागभट्ट प्रथम, गोपाल नागभट्ट प्रथम, इन दोनों का समकक्ष रहा है। गोपाल नागभट्ट प्रथम, इन दोनों शासकों का समकक्ष रहा है कौन? दंतिदुर्ग। दोनों का समकक्ष रहा है दंतिदुर्ग। इसने सबसे पहले क्या किया? आधुनिक जो महाराष्ट्र में एक सोलापुर जिला पड़ता है। सोलापुर जिले के पास में एक मान्यखेत नाम की जगह थी जिसे आजकल मालखेड़ा कहा जाता है। मान्यखेत नाम की एक जगह थी जिसे आजकल मालखेड़ा कहा जाता है। वहाँ पर इसने अपनी राजधानी बसाई। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर इसने अपनी राजधानी बसाई। कहाँ पर? मालखेड़ा, मालखेड़ा या मान्यखेत। मानखेत, और ये कहाँ पर पड़ता है? मानखेत जो है ये पड़ता है सोलापुर, सोलापुर जिला, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये सोलापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। अब इसके बाद जो इनका अगला जो शासक था वो दंतिदुर्ग ने उज्जैन में, इसने उज्जैन में एक महायज्ञ करवाया और उसका नाम क्या रखा? हिरण्य गर्भदान महायज्ञ। हिरण्य गर्भदान महायज्ञ, हिरण्य गर्भदान महायज्ञ। हिरण्य गर्भदान महायज्ञ जो था वो दंतिदुर्ग ने कहाँ करवाया था? उज्जैन में करवाया। उज्जैन में हिरण्य गर्भदान महायज्ञ दंतिदुर्ग ने करवाया। अब इस वंश का जो अगला इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण शासक है उसके बारे में पढ़ते हैं और वो है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय, जो अगला इंपॉर्टेंट शासक है वो है गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय 793 ईस्वी से लेके 814 तक इसका शासनकाल रहा। 793 से 814, 793 से 814 तक इसका शासनकाल रहा है। और गोविंद तृतीय के बाद जो इस वंश का या राष्ट्रकूट वंश का अगला परम प्रतापी शासक बनता है वो होता है अमोघ वर्ष।
जैसे गोविंद तृतीय की जब 814 ईस्वी में होती तो 814 से लेके 878 ईस्वी तक अमोघ वर्ष शासन करता है। अमोघ वर्ष राष्ट्रकूट वंश का ग्रेटर या सबसे महानतम शासक माना जाता है। अमोघ वर्ष को राष्ट्रकूट वंश का सबसे महानतम शासक माना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रकूट वंश का सबसे महानतम शासक कौन है, तो सीधे आप लिख देंगे अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष के ही शासनकाल में अल मसूदी, अरब यात्री अल मसूदी, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के समय में भी उनके साम्राज्य में गया था, ये यहाँ भी अमोघ वर्ष के शासनकाल में राष्ट्रकूट साम्राज्य में भी आता है। राष्ट्रकूट साम्राज्य में आता है, यहाँ पर भी अपनी रिसर्च करता है, कुछ पुस्तकें लिखता है। और उसके बाद में जो इस राजवंश का है, इस राजवंश का अंतिम प्रतापी शासक था वो था कृष्ण तृतीय। अंतिम प्रतापी शासक जो था वो था कृष्ण तृतीय। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था। और इसने राष्ट्रकूट राजा, ये जो राष्ट्रकूट राजा थे, इसके पहले जो थे राजा प्रतिहार शासक, कृष्ण तृतीय प्रतिहार शासक, जो इसके पहले का वंश मैंने पढ़ा आप लोगों को, प्रतिहार शासकों को कृष्ण तृतीय ने हराया था। राष्ट्रकूट राजा जो थे कृष्ण प्रथम, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर और बनवाया। राष्ट्रकूट शासक जो थे वो कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। राष्ट्रकूट शासक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। राष्ट्रकूट शासक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। इनके साहित्य में त्रिरत्न पाए जाते थे। त्रिरत्न इनके शासनकाल में त्रिरत्न पाए जाते थे, जिनका नाम था पंपा, पोन्ना और रन्ना। पंपा, पोन्ना और रन्ना, ये तीन इनके शासनकाल में त्रिरत्न पाए जाते थे। पंपा, पोन्ना, रन्ना, पंपा, पोन्ना, रन्ना, तीन इनके शासनकाल में त्रिरत्न पाए जाते थे, जो कि कला और साहित्य के बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। तो दोस्तों, इसी के साथ जो हमारा है आज का एक क्लास समाप्त होता है। अगला सेशन या अगला क्लास हम कल लेके आएंगे और उसमें फिर से हम अपने किसी दूसरे चैप्टर के विषय में चर्चा करेंगे। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।